Good morning, students. Welcome back to your social science class. As we have read chapter number 24, part 1. Today we will read part 2 of this chapter, our urban government. In our previous video, we read about two organs of urban government. Nagar Panchayat, its functions, Municipal Council and its function, sources of income. Today we will read about municipal corporation. Let's start with our next topic, municipal corporation. The big cities with a large population have a municipal corporation और नगर निगम. जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, मीन टू से 10 लाख से अबव होती है, वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल की जगह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है और इसे हिंदी में नगर निगम कहते हैं. सिंस द प्रॉब्लम्स ऑफ सच सिटीज़ आर मोर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर एंड आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंक्रीजेज. क्योंकि शहर बड़े हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, डिफ़िकल्ट होंगी, सोल्व करना उनको इजी नहीं होगा. तो इसी कारण से जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं. देयरफॉर द डे टू डे वर्क इज़ लुक्ड आफ्टर बाय वेरियस कमिटीज़ कंसिस्टिंग ऑफ 5 to 12 members headed by chairperson from among the members. इसी कारण से प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ को सोल्व करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई हैं, जिसमें 5 से लेकर 12 तक मेंबर होते हैं. एक चेयरपर्सन होता है, उन्हीं मेंबर्स में से ही वो चेयरपर्सन बना दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, द एजुकेशन कमेटी लुक्स आफ्टर द प्राइमरी स्कूल्स. जो एजुकेशन कमेटी है वो प्राइमरी स्कूल्स की देखभाल करती है. वेयर एज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ वाटर सप्लाई कमेटी टू मैनेज एफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर. वाटर सप्लाई कमेटी होती है, उसकी ड्यूटी होती है वो पीपल्स को एफिशिएंट गुड क्वालिटी का वाटर प्रोवाइड करवाए. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ हेडेड बाय चेयरपर्सन हु इज़ कॉल्ड द मेयर और महापौर. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, उन्हें मेयर या महापौर कहा जाता है. द डिप्टी मेयर हु इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स. डिप्टी मेयर को मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है. परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन ऑफ द मेयर इन हिज एब्सेंस. जब मेयर एब्सेंस होते हैं तो उनकी एब्सेंस में डिप्टी मेयर, जो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, वो उनके सारे वर्क करता है. A chief executive officer implements the decision of the municipal corporation. एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लिए गए डिसीजंस को अपने नगर निगम में, अपने महानगर में इम्प्लीमेंट करवाते हैं, अप्लाई करवाते हैं, लागू करवाते हैं. ही इज़ कॉल्ड म्यूनिसिपल कमिश्नर. तो उस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को म्यूनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है. ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. ही इम्प्लीमेंट्स द डिसीजंस टेकन बाय द हाउस एंड सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. वो हाउस के द्वारा लिए गए डिसीजंस को अपने शहर में, अपने नगर निगम में इम्प्लीमेंट करवाते हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स के वर्क को सुपरवाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. तो जिन शहरों में जनसंख्या 10 लाख से अबव होती है, वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है. वहाँ पे हर वर्क करने के लिए हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कमेटी बनाई जाती हैं, जिसमें 5 to 12 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चेयरपर्सन हैं उन्हें मेयर या महापौर कहा जाता है. इसके अलावा एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है. उस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, उसे म्यूनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है. वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्क को ऑब्जर्व करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और जो हाउसेस के द्वारा
कमेटीज़ के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं उन्हें शहर में इम्प्लीमेंट करवाते हैं, लागू करवाते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, फंक्शंस सेम ही होते हैं, बस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, वर्क हैं, कार्य हैं। सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ गार्बेज एंड क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, साफ़ सफाई की व्यवस्था करवाना, गार्बेज को रिमूव करवाना और जो ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन करवाना। वैक्सीनेशन एंड इनकलेशंस अगेंस्ट डिसीज़ और एपिडेमिक, अगर शहर में कोई भी महामारी या बीमारी फैल जाती है तो उनको दूर करने के लिए वैक्सीन्स, दवाइयाँ उपलब्ध करवाना या उनको रिमूव करने के लिए इनोकुलेशन मीन्स टीकाकरण करवाती है। मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज, अपने नगर निगम में हॉस्पिटल्स बनवाना, डिस्पेंसरीज बनवाना और उनकी मेंटेनेंस करना। सप्लाई ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करवाना। कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, ब्रिज, फ्लाईओवर, स्ट्रीट्स, सबवेज, कम्युनिटी सेंटर्स, पार्क्स एटसेट्रा। तो ये रोड्स, ब्रिज, फ्लाईओवर, स्ट्रीट, सबवे, कम्युनिटी सेंटर्स एटसेट्रा कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, बनवाते हैं और उन्हें मेंटेन भी करते हैं। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करना। ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम, शहर में स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स बनवाना। फायर फाइटिंग सर्विसेज उपलब्ध करवाना। डेमोलिशन ऑफ अनसेफ बिल्डिंग्स, जो अनसेफ बिल्डिंग्स होती हैं, असुरक्षित बिल्डिंग्स होती हैं, उन्हें डिमोलिशन करवाना, मिंटू से उन्हें तुड़वाना या उनका रख रखाव करवाना, उनकी मुरम्मत करवाना। कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्फनेज, नाइट शेल्टर्स, चिल्ड्रंस होम, रेस्ट हाउसेज एंड सेरेमेशन ग्राउंड्स और ग्रेवयार्ड। तो ये ऑर्फन एज मतलब वृद्धाश्रम बनवाते हैं, रात को रहने के लिए जो सराय होते हैं वो बनवाते हैं, चिल्ड्रंस के लिए, अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनवाते हैं, रेस्ट हाउस बनवाते हैं। श्रीमेशन ग्राउंड मीन्स जिसे शमशान घाट कहा जाता है या ग्रेवयार्ड, तो वो कंस्ट्रक्ट करवाते हैं और उन्हें मेंटेन करवाते हैं। चीप एंड कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, सभी लोगों को सस्ती और आरामदायक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करवाना। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, बर्थ्स और डेथ्स का रजिस्ट्रेशन करवाना। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ट्रीज़ और प्लांट्स का प्लांटेशन करवाना ताकि शहर का जो इन्वायरमेंट हो वो पोल्यूशन फ्री हो। ना सोर्सेज ऑफ इनकम, इनकी इनकम के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल दीज फंक्शंस इज़ रियली ए टफ टास्क, इन सभी कार्यों को करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। द लोकल सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्लूड वाटर टैक्स, ऑक्ट्रॉय, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, रेंट फ्रॉम म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज़, लाइसेंस फ़ी एटसेट्रा। तो इनके जो लोकल सोर्सेज हैं इनकम के वो क्या हैं, अलग अलग वस्तुओं पर कर लगाना, टैक्स लगाना, जैसे वाटर टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, रेंट, जो म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं सरकारी, तो उनसे जो रेंट आता है या लाइसेंस की फ़ीस आती है, इससे भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इनकम होती है। द एनुअल फाइनेंशियल ग्रांट्स एंड लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट गो ए वेरी लॉन्ग वे इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ग्रांट्स दी जाती हैं, फाइनेंशियल हेल्प की जाती है, लोन दी जाती है ताकि वो पीपल्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और उनका वेलफेयर करें। डू यू नो, टोल टैक्स इज़ कलेक्टेड टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड। टोल टैक्स क्यों लिया जाता है, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड हैं उनकी रिकवरी करने के लिए, और टुवार्ड द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, और या आगे आने वाली जो मेंटेनेंस होती है वो करने के लिए टोल टैक्स लिया जाता है। नाउ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट में किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन होती है,
गवर्नमेंट होती है। द मोस्ट ऑफ आवर डे टू डे प्रॉब्लम्स आर solved by the local bodies, yet many more problems need special administrative control and supervision। यद्यपि हमारी डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करना और सुपरवाइज करना ज़रूरी होता है। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की नीड होती है। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू ओवर 676 डिस्ट्रिक्ट। इंडिया को लगभग 676 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है। एवरी डिस्ट्रिक्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अलग ही एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए इम्पोर्टेंट होती है। द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है उन्हें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी कहा जाता है, डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। ही इज़ एन ऑफिसर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS होता है, whose selection is made on the basis of an ऑल इंडिया कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जिनका सिलेक्शन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के बेस पे होता है, वो इलेक्शन से या वोटिंग से इलेक्ट नहीं होते, वो अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे ही डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनते हैं। वो IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी होते हैं। डू यू नो ए तहसीलदार लुक्स आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एट तहसील लेवल। ए तहसील इज़ ए सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को आगे सब डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है और इन सब डिविजन्स को तहसील कहा जाता है। तहसील में जितनी भी लैंड होती है उसका रिकॉर्ड रखने वाला कौन होता है? तहसीलदार होता है। ये जो तहसील की जितनी भी लैंड होती है, तहसील लेवल की जितनी भी लैंड होती है, ज़मीन होती है, उस पर टैक्स कलेक्ट करता है। उसके बाद होती है तहसीलदार के बाद सेकंड पोस्ट होती है कानगो। इट इज़ एन ऑफिशियल हु वर्क्स अंडर तहसीलदार बट सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ सम पटवारी अंडर हिम। जो कानगो होते हैं वो तहसीलदार के अंडर वर्क करते हैं। ये पटवारी होते हैं जो उनके वर्क की सुपरविज़न करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब पटवारी थर्ड पोस्ट होती है इस रैंक में। पटवारी मेंटेन्स द रेवेन्यू रिकॉर्ड। पटवारी टैक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। पर्टेनिंग टू लैंड टू ए पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया से जुड़ी हुई लैंड के रिगार्डिंग रिकॉर्ड इकट्ठे करते हैं। बी इट ए विलेज और सिटी और ए पार्ट ऑफ सिटी। चाहे ये ज़मीन विलेज में है, सिटी में है या सिटी के किसी पार्ट में है, एरिया में है, तो पटवारी उस लैंड का रिकॉर्ड रखते हैं। नाउ फंक्शंस। द मेन फंक्शंस ऑफ अ डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर के मेन फंक्शन कौन कौन से होते हैं? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। टू कलेक्ट रेवेन्यू, मेंटेन एंड लैंड रिकॉर्ड एंड प्रमोट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, प्रमोट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना होता है। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द डिस्ट्रिक्ट विच आर हेडेड बाय स्पेशल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ये डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं, सहसंबंध बना के रखते हैं, जिसके जो हेड होते हैं स्पेशल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लुक्स आफ्टर द एजुकेशन एक्टिविटीज़। जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं वो एजुकेशन की एक्टिविटीज़ को देखते हैं। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। जो सुप्रिटेंडेंट होते हैं पुलिस के, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं। तो अलग अलग वर्क करने के लिए अलग अलग अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्होंने बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं उन्हें अपने अलग अलग डिपार्टमेंट मिले होते हैं। जैसे एजुकेशनल ऑफिसर को अपने डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन की लुक आफ्टर करनी होती है,
और पुलिस सुप्रीडेंट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना होता है अपने एरिया में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में। ये है कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर का आगे डिपार्टमेंट। इनके रैंक दिए हुए हैं। सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर होते हैं मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, सिविक एमिनिटीज़ एंड डेवलपमेंट। इनको आगे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है। तो डिप्टी कमिश्नर के लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट में सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस होता है, उसके बाद जेलर होता है, डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस और जेलर के बाद डिप्टी जेलर। सुप्रीडेंट के बाद इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल एंड चौकीदार। और दूसरे रैंक पे आते हैं हम जो लैंड रिकॉर्ड और लैंड रेवेन्यू का मेंटेनेंस रखते हैं। सबसे पहले होता है नायब तहसीलदार, उसके बाद होता है कानगो और उसके बाद होता है पटवारी या लेखपाल। पटवारी को लेखपाल भी कहते हैं। जो सिविक एमिनिटीज़ एंड डेवलपमेंट है, इस डिपार्टमेंट को आगे डिवाइड किया है डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन, उसके बाद एजुकेशनल ऑफिसर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर और उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और अर्बन एरिया में अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। दिस वाज ऑल अबाउट our urban government. Read the complete chapter from your book. For any query, you can contact me. Thank you. Have a nice day.